हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जो क्लास 8 के साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के रिगार्डिंग उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने डेस वर्क का मॉडल पेपर 2 लिया है, तो इसको सोल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है दी द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। मतलब शुगर को अल्कोहल में चेंज करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। और ये किया जाता है ईस्ट के थ्रू। शुगर के अंदर ईस्ट डालते हैं और ईस्ट क्या करता है? शुगर को फर्मेंट करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज सतपुरा नेशनल पार्क सिचुएटेड। सतपुरा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो वो है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। थर्ड है कोटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ एनी डिजायर मेटल टू ए मटेरियल बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। काफ़ी बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं गैल्वेनाइजेशन में, ये नहीं होगा, इसमें करेक्ट आंसर जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फोर्थ है to determine whether an object is charged or not, the name of the device used is। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर चार्ज है या नहीं है, उसे आप कैसे पता लगाओगे? तो एक आता है इलेक्ट्रोस्कोप, इसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि सामने वाला जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी चीज़ है उसमें चार्ज है या नहीं है, तो इलेक्ट्रोस्कोप। फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ओनली बाय बडिंग। ओके, कौन सा ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, तो कौन सा ऐसा जीव है जो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, अपने जैसा न्यू इंडिविजुअल बनाता है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका फंगाई। तो ये एक स्लाइड हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड स्लाइड पे चलते हैं अब। तो ये वीडियो मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। ये पहला वीडियो है तो ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखूंगा मैं इसे। तो पूरा पेपर है जो आपका मॉडल पेपर 2, इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, दो पार्ट में हम इसको बनाएंगे। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो व्हेन वुड इज बर्न इनटू ए क्लोज रूम, जब किसी लकड़ी को बंद कमरे में जलाते हैं, विच पॉइजनस, पॉइजनस मतलब जहरीली, विच पॉइजनस गैस इज रिलीज्ड, तो कौन सी जहरीली गैस निकलती है? इसमें आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला COB होता है। ओके, नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ LED लाइट्स इन ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल के अंदर LED लाइट्स यूज़ करते हैं, इज रिलेटेड टू विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इलेक्ट्रिक करंट का कौन सा इफेक्ट यूज़ हो रहा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा। हम इलेक्ट्रिक करंट को लाइट में चेंज कर रहे हैं, तो इसमें आएगा लाइटनिंग इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट है विच गैस इज नेसेसरी फॉर कंबस्चन। कंबस्चन मतलब जलने के लिए, जलने के लिए कौन सी गैस जरूरी होती है? तो इसमें सही ऑप्शन आएगा ऑक्सीजन गैस। ठीक है, आप क्या करोगे, मान लो कोई एक कैंडल है। ओके, कैंडल जल रही है, अगर इसके ऊपर आप कोई गिलास रख दोगे, ये गिलास सही से नहीं बना, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये कैंडल बुझ जाएगी, है ना? वो इसलिए बुझ जाएगी क्योंकि बाहर से इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ये गिलास इसको ऑक्सीजन नहीं जाने दे रहा है, तो वो कैंडल थोड़ी देर बाद बुझ जाती है। तो कोई भी चीज़ जल रही है, कंबस्चन हो रहा है, तो उसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, तो फर्स्ट आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनएग्जिस्टेबल एंड एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब इनएग्जिस्टेबल जो कभी ख़त्म ना हो, और एग्जिस्टेबल अगर इनका यूज़ करोगे तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस क्या है तो देखते हैं। इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स आर रिसोर्स, इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स वो वाली रिसोर्सेस होती है दैट आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड अमाउंट, जो कि अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होती है। कहाँ पर? इन नेचर, हमारे नेचर में। एंड डू नॉट गेट फिनिश्ड इवन आफ्टर कंटिन्यूस यूज़, अगर आप इन्हें कंटिन्यू भी यूज़ करोगे तो ये कभी ख़त्म नहीं होगी। फॉर एग्जांपल एयर, कितना ही यूज़ करो कभी ख़त्म नहीं होगा। सनलाइट, इसे भी आप कितना ही यूज़ करो कभी ख़त्म नहीं होगा। नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेबल, मतलब जो ख़त्म हो जाती है ना। तो इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स आर रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट। तो एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स बच्चों वो वाला रिसोर्स होता है जो कि लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता है, अगर आप इन्हें यूज़ करोगे तो एक ना एक दिन ये ख़त्म ही हो जाएंगे। ओके, एंड कैन बी एग्जिस्टेड, और ये ख़त्म हो जाएंगी इफ़ यूज़ कंटिन्यूसली, अगर आप इन्हें कंटिन्यूसली यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल कोयला,
भले ही बेटा अपनी धरती में कोयला बहुत ज़्यादा हो, लेकिन 1000 साल बाद, 2000 साल बाद कभी न कभी तो ये ख़त्म होगा ही, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपका एक क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। एक एक मतलब कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं, फॉर एग्जांपल एडल्ट, एग, पूपा एंड लार्वा। ओके, तो आपको इन्हें सही सीक्वेंस में ऐड करना है। तो क्वेश्चन ये है, राइट द अबव स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क वर्म इन करेक्ट ऑर्डर। तो ये सिल्क वर्म मतलब एक रेशम का कीड़ा है, इसके लाइफ साइकिल को करेक्ट ऑर्डर में आपको लिखना है। तो सबसे पहले एग बनता है, ठीक है, सिल्क वर्म एग देगा, फिर उस एग में से लार्वा बनेगा। ओके, वो लार्वा धीरे धीरे बड़ा होता रहता है, फिर वो लार्वा बाद में अपने आप को पूपा में कन्वर्ट कर लेता है। मतलब वो अपने चारों तरफ है ना एक रेशम का वो बना लेता है कवर, तो उसे पूपा बोल देते हैं। फिर पूपा को ब्रेक डाउन करके उसके अंदर से एक और रेशम का कीड़ा निकल जाता है, तो उसे बोलेंगे एडल्ट। तो ये करेक्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट आता है, डज विडेसाइड्स स्प्रेइंग अफेक्ट द पर्सन हु स्प्रे इट। तो विडेसाइड्स होता है बेटा, ये चारा वारा ख़त्म करने के लिए जो केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं उनको विडेसाइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप विडेसाइड स्प्रे कर रहे हो, तो जो आदमी, जो पर्सन ये विडेसाइड स्प्रे कर रहा है, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको बताना है। तो देखो, विडेसाइड्स आर पॉइजनस केमिकल्स। जो विडेसाइड्स होते हैं, चारा मारने वाले केमिकल्स होते हैं, वो जहरीले होते हैं। पॉइजनस मतलब जहरीले केमिकल होते हैं, ठीक है। वाइल स्प्रेइंग, तो जब इन्हें छिड़का जाता है, स्प्रे मतलब छिड़कना, दीज केमिकल्स कैन एंटर द बॉडी थ्रू द ब्रीदिंग। तो ये केमिकल्स है ना, छिड़कने वाले की बॉडी के अंदर जा सकता है। कैसे कैसे? थ्रू ब्रीदिंग, मतलब वो सांस ले रहा होगा उसके थ्रू अंदर जा सकते हैं, स्किन के थ्रू अंदर जा सकता है, या आंखों पे लग सकते हैं, ठीक है। दिस मे कज हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक स्किन इरेशन। तो इससे काफ़ी सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जांपल स्किन इरेशंस, खुजली वगैरह होना स्किन पे। उसके बाद ब्रीदिंग ट्रबल, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ओके, डाइजेनेसिस हो सकता है, और पॉइजनिंग हो सकती है, आपको जहर भी फैल सकता है बॉडी में। देयरफॉर ए पर्सन शुड बी प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स एंड मास्क वाइल स्प्रेइंग विडेसाइड। तो जो भी आदमी बेटा ये विडेसाइड्स को स्प्रे कर रहा है, उसे प्रोटेक्टिव क्लॉथ पहनने चाहिए और मास्क वगैरह लगा के रखना चाहिए। तो नेक्स्ट आ जाओ, वाई इज ग्रेविटेशनल फोर्स कॉल्ड ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों कहते हैं? तो देखो, दो चीज़ होती है, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, तो कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है, जब किसी भी चीज़ को आप टच करके फोर्स लगाते हो, टच करके पुल या पुश करते हो किसी भी चीज़ को, तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है, मतलब आप फिजिकली उससे कनेक्ट हो रहे हो। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसा होता है कि जिसमें आप किसी चीज़ को टच किए बिना, बिना उससे कांटेक्ट किए अगर उसको पुश या पुल कर सकते हो, तो वो नॉन कांटेक्ट फोर्स हो जाता है। जैसा आपको पता है कि दो मैग्नेट है, क्लियर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इसके सामने दूसरी मैग्नेट हमने रखी, उसका साउथ पोल इस साइड है और नॉर्थ पोल उस साइड है। तो यहाँ पर मैग्नेट आपस में टच नहीं करेंगी, ओके, बिना टच किए ही ये दूसरी वाली मैग्नेट दूर चले जाएगी। तो यहाँ पर टच भी नहीं हुआ और फोर्स भी लग गया। तो ये इस तरह के फोर्स आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। तो देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स भी बेटा कुछ ऐसा ही है कि धरती ने आपको रस्सी से बांध के नहीं पकड़ रखा है, ओके। धरती जस्ट आपको खींचती है, बट आपको किसी चीज़ से बांध नहीं रखा है, तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं बिकॉज इट एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, है ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, दो ऑब्जेक्ट के बीच में काम करता है। एक ऑब्जेक्ट तो हो गया अर्थ, ओके, और एक ऑब्जेक्ट हो गए आप खुद जो अर्थ पे खड़े हो। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा विदाउट डायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट, और आपके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, कोई रस्सी वगैरह से नहीं बंधे हुए हो आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ पुल ऑब्जेक्ट टूवर्ड इटसेल्फ, है ना, अर्थ है जो सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, इवन व्हेन दे आर नॉट टचिंग इट। भले ही है ना कोई ऑब्जेक्ट धरती को टच ना कर रहा हो, तो भी धरती सारे ऑब्जेक्ट को अपनी साइड खींचती है। अगर आप हवा में उछल जाओगे तो वापस धरती पे ही आके गिरोगे। तो ठीक है, आगे देखते हैं। सेक्शन सी आ गया अब आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें पहला है, व्हाट इज पेट्रोलियम रिफाइनरी, ओके, और एक है, राइट द नेम एंड
यूज़ ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम। तो पहले पेट्रोलियम रिफाइनिंग के बारे में बताना है, फिर जो पेट्रोलियम के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है पेट्रोलियम से, जैसे जो जो चीज़ें निकलती है, एलपीजी गैस, पेट्रोल, केरोसिन, उनके क्या यूज़ है वो वगैरह बताने हैं आपको। तो पेट्रोलियम रिफाइनरिंग के बारे में पहले देख लेते हैं। Petroleum refining is the process of separating crude petroleum into different useful component by heating इन अ रिफाइनरी, है ना। तो पेट्रोलियम रिफाइनरिंग भी एक प्रोसेस है पूरा। इसके अंदर क्या होता है, जो क्रूड पेट्रोल होता है उसको बेटा डिफरेंट डिफरेंट यूजफुल कंपोनेंट में अलग अलग किया जाता है, ठीक है। और कैसे किया जाता है, एक रिफाइनरी होती है काफ़ी बड़ी, उसके अंदर हीट के थ्रू इसे अलग अलग किया जाता है। ओके, तो कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। तो रिफाइनरी में जब आप क्रूड पेट्रोल को सेपरेट सेपरेट करते हो, इससे अलग अलग चीज़ें निकालते हो, तो आपको क्या क्या मिलता है। एक तो मिलेगा आपको एलपीजी गैस, है ना। ये यूज़ होता है फ्यूल की तरह, जो हम कुकिंग के लिए यूज़ रहता है किचन वगैरह में, और कमर्शियल यूज़ भी काफ़ी होता है इसका। जैसे कार वगैरह में भी यूज़ हो जाता है। ओके, होटल रेस्टोरेंट वगैरह में भी यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट, पेट्रोल। तो ये तो सबको पता ही है, ये भी फ्यूल की तरह यूज़ होता है अपने कार्स, स्कूटर वगैरह में। एक होता है केरोसिन। ओके, ये भी फ्यूल की तरह यूज़ होता है स्टोव और लैंप वगैरह में। ठीक है, डीजल, ये भी फ्यूल की तरह यूज़ होता है, जो बड़े साधन होते हैं जिनको ज़्यादा पावर चाहिए होता है, जैसे बस, ट्रक, जनरेटर वगैरह, इनको ज़्यादा पावर चाहिए होता है, तो इनमें डीजल यूज़ होता है। अब लुब्रिकेटिंग ऑयल मतलब बेटा ऐसा ऑयल जो किसी जगह को चिकना बना दे, ठीक है। तो ये यूज़ फॉर लुब्रिकेशन इन मशीन्स, जो मशीनें होती है बेटा जिनमें रोटेटिंग पार्ट होते हैं, तो वो रोटेटिंग पार्ट आपस में घिस घिस के ख़राब हो जाएंगे, तो उनको है ना कुछ लुब्रिकेट चाहिए होता है, जैसे ऑयल, है ना, ग्रीस वगैरह, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो जो मशीनों के अंदर लुब्रिकेशन के लिए ये यूज़ होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल। एक है पैराफिन वैक्स। ओके, तो पैराफिन वैक्स भी आपको पेट्रोलियम से मिलता है, इससे कैंडल्स वगैरह बनती हैं, मोमबत्तियाँ, ठीक है। और ऑनिटमेंट्स वगैरह बनते हैं, एंड पॉलिशिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। एक है बिटुमीन। तो बिटुमीन यूज़ फॉर मेकिंग रोड्स। तो ये जो डामर वगैरह बनता है ये भी पेट्रोलियम से आता है, जिसको रोड बनाने में काम लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 13th नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। ये 14th नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको दो कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड, इनको मैच करना है। तो पहले यहाँ पर खरीफ क्रॉप्स था, ये मैच हो जाएगा पैडी एंड मेज, ये खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल है। रबी क्रॉप्स, इनमें वीट और ग्राम्स पी वगैरह आ जाएंगे आपके। फिर एक है केमिकल फर्टिलाइजर्स, इसमें यूरिया और सुपर फास्फेट, ये सब केमिकल फर्टिलाइजर्स है, ये उधर आ जाएगा। और ऑर्गेनिक मैन्योर, इसमें एनिमल एक्सट्रैक्ट्रा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, इन सब से बेटा ये ऑर्गेनिक मैन्योर बनता है। तो ये इसका सही ऑर्डर हो जाएगा सेट करने का, ठीक है। अब चलते हैं आगे। 15 नंबर का फर्स्ट है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न ए पाइल ऑफ ग्रीन लीव्स, है ना। मतलब ये कह रहा है कि एक हरी पत्तियों का ढेर होता है, उसे जलाना तो थोड़ा मुश्किल होता है, बट ड्राई लीव कैच फायर इजीली, लेकिन जो सूखी पत्तियाँ होती है वो आसानी से आग पकड़ लेती है। एक्सप्लेन, इसे एक्सप्लेन करके बताना है। और एक सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट और द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर, अगर आपको कहीं पे आग जलानी है तो क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले फर्स्ट का आंसर देखते हैं कि हरी पत्तियों को जलाना मुश्किल होता है और सूखी पत्तियों को जलाना आसान होता है, ऐसा क्यों। तो देखो, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न ग्रीन लीव, हरी पत्तियों को जलाना मुश्किल होता है, बिकॉज दे कंटेन वाटर, क्योंकि हरी पत्तियों में वाटर होता है मॉइस्चर की फॉर्म में। ओके, विच एब्जॉर्व हीट, तो ये मॉइस्चर क्या करता है, हीट को एब्जॉर्व कर लेता है, एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम रीचिंग देयर बर्निंग टेम्परेचर। ओके, बर्निंग टेम्परेचर को इनिशियल टेम्परेचर भी बोलते हैं, मतलब वो मिनिमम टेम्परेचर जो किसी भी चीज़ को जलने के लिए चाहिए। तो ये जो मॉइस्चर होता है बेटा, ये बर्निंग टेम्परेचर तक पहुंचने से रोकता है टेम्परेचर को, तो वो हरी पत्तियां जल नहीं पाती है। ड्राई लीव डू नॉट कंटेन मॉइस्चर, और जो सूखी पत्तियां होती है उनके अंदर मॉइस्चर तो होता ही नहीं है, सो दे कैच फायर इजीली, तो वो सूखी पत्तियां बेटा आसानी से आग पकड़ लेती है। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। और सेकंड क्वेश्चन था हमारा, रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर, कहीं पर भी आग जलानी है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए हमारे पास। तो कहीं पर भी आग जलानी है तो सबसे पहले तो एक फ्यूल होना चाहिए, जो चीज़ आपको जलानी है,
ठीक है। उसके बाद आपको ऑक्सीजन चाहिए होता है जो कि हवा से मिल जाता है, और हीट चाहिए होती है। ओके, मतलब उसे जलाना तो पड़ेगा, तो शुरुआती जलाने के लिए हीट चाहिए होगी। तो ये 3 चीज़ें आपको चाहिए कहीं पे भी आग जलाने के लिए। तो इसी के साथ देखो हमारा ये वीडियो का है ना फर्स्ट पार्ट यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट में इससे आगे का हम देखेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ वीडियो को है ना एक लाइक कर देना, कुछ कमेंट कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।